नमस्कार साथियों। मैं रानी आज मैं हिस्ट्री का सेकंड क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी पर आधारित कब कहाँ और कैसे का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग कहाँ रहते थे उसका कुछ पार्ट बताए थे। तो आज हम उसी को आगे लेकर के जा रहे हैं। आशा होगा आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो हम देखते हैं कि सिंधु नदी तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे ही लगभग 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। इसी में देखते हैं कि गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, जो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्य स्थापित किए थे। तो हम देखते हैं, ये हमारा रहा सिंधु नदी, जो पाकिस्तान से होते हुए गुजरती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो इनकी सहायक नदियां, इसी क्षेत्र में हम आरंभिक नगर देखते हैं जो विकास हुआ था। तो इन क्षेत्रों में ही सर्वप्रथम मानव तथा उनके नगरों का विकास हुआ था तथा बाद में 2500 वर्ष पूर्व धीरे धीरे प्राचीन काल में गंगा नदी तथा उनकी सहायक नदियां जो इस इलाके से गुजरती है, तो यहाँ पर मगध नाम का एक साम्राज्य का विकास हुआ था, जो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। वहाँ के राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। तो उन्होंने पूरा भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो धीरे धीरे मगध अभी वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित, बिहार राज्य को कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं दूसरा कि देश का नाम, कि आखिरकार देश का नाम भारत कैसे पड़ा। कुछ तो कारण रहा होगा कि हम अपने देश को भारत कहते हैं। तो उसी तरह से देख रहे हैं कि देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिदोस, इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश में को इंडिया कहा था। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम में होने लगा, जिसका हमें साक्ष्य ऋग्वेद से मिलता है कि जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को भारत के नाम से जाना जाता था। तो धीरे धीरे उन्हीं के आधार पर हमारा जो देश है उसका नाम भारत रखा गया या बोला गया। तो इसका हमें साक्ष्य ऋग्वेद में मिलता है। और ईरानियों ने सिंधु को हिदोस व इंडोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। तो इंडिया कैसे हुआ और भारत नाम से भारत कैसे पड़ा, ये आप देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अतीत की जानकारी कैसे मिलती है। तो पांडुलिपियां प्रायः, तो हमें अतीत की जानकारी पांडुलिपि, शिलालेख, अभिलेख और पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त होती है। तो उन्हीं में से है कि पांडुलिपि प्रायः ताम्रपत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, जिसे हम पांडुलिपियां कहते हैं। जिससे हमें उस समय की मतलब जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने बातों को या कुछ विशेष प्रकार के ज्ञानों को ब्राह्मण लोग लिखा करते थे। तो वैसे को हम पांडुलिपियां कहते हैं। तो अभिलेख, तो दूसरा अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर शासक इकाइयों में अर्थात लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अर्थात अभिलेख जो होती थी, उसमें शासक वर्ग जो होता था, वो अगर किसी अपना जो बात होती थी जो विशेष प्रकार की होती थी,
या कोई कानून बना है तो उससे संबंधित कोई बात होती थी तो उसे अभिलेखों या शिलालेखों, जो पत्थर या किसी प्रकार के धातु का जो होता था उसके ऊपर उत्कीर्ण करवाकर लिखवाकर और लिखवाती थी, जिससे कि जनता उसे देख सके और समझ सके। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातात्विद कहलाता था। और पुरातात्विद पत्थर और ईंटे से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, जिससे कि हमें पुराने समय में कौन सी सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है तो उसका छानबीन करके ही हम उस नगर या उस समुदाय या जो भी हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी देखते हैं कल।